नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार मुदगल आपका एक बार फिर से CMI में स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, CMI आप सभी के लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सभी को PDF, हैंडमेड नोट्स या फिर जो वीडियोस हैं वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके अलावा हम आप सभी के लिए नए से नए प्रयास करते जा रहे हैं। आप सभी का प्यार भी मिल रहा है तो हमें मोटिवेशन मिलती है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हम विज्ञान पढ़ रहे थे, सामान्य विज्ञान का जो हमारा चल रहा है कोर्स, उसी की अगली वीडियो लेकर आज आपके सामने आया हूँ। लेकिन सबसे पहले कुछ बात बताना चाहता हूँ। एक बार थोड़ा सा समय निकाल के इसे ज़रूर सुने, स्किप ना करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल और है। इस यूट्यूब चैनल के नाम से ही, कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज्वाइन करें ताकि एक सुबह और एक शाम को, यानी कि सुबह 11:15 बजे और शाम को यानी कि रात 9:15 बजे एक एक क्विज चलती हैं, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न मिलते हैं। तो आप उनसे भी जुड़िए ताकि आपकी क्विज के द्वारा जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपकी जीके अच्छी हो सके, आपकी साइंस, आपकी हिंदी, साइकोलॉजी, सभी प्रकार के क्वेश्चन जो प्रश्न हैं हम वहाँ डालते हैं। तो आप सभी एक बार ज़रूर उससे जुड़िए। तो ठीक है, अब देखते हैं इस वीडियो को। तो बिना समय को ख़राब किए चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, हमने कोशिकांगों के वर्गीकरण के बारे में पूरा अध्ययन किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम उसका एक कोशिकांग, जब आपको सभी को याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में उन सभी का वर्गीकरण किया, उस वर्गीकरण में हमने सबसे पहले 2 पार्टों में बांटा था। एक तो थे अजैव तत्व और एक थे इसके जैविक तत्व या जैविक अंग। एक तो अजैव अंग थे और एक थे इसके जैविक अंग। इस अजैव में सबसे पहला और एक ही कोशिकांग था जिसको हमने कहा था कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यही कहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर पूरा वर्गीकरण है, तो सबसे पहले उस वीडियो को ऊपर आई बटन में जाकर देखें। पहले मैं उसको वहाँ पर लिंक डाल दूंगा, उसके बाद में इस वीडियो को देखें। तो चलते हैं, आज कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं कि जो अजैव अंग है, यानी कि कोशिकांग के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उसका पहला कोशिकांग, जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल, कि क्या है कोशिका भित्ति, क्या है सेल वॉल। तो सबसे पहले इसको जानना जरूरी है। आपको सभी को पता होगा कि जो कोशिका भित्ति है ये केवल किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यानी जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये सब आपको पता है क्योंकि इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे एक बार एक डायग्राम देखते हैं। इसे समझने की कोशिश करना कि अगर ये एक कोशिका है, इसको हम एक कोशिका मानते हैं, इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है उसको हमने क्या नाम दिया था? फटाफट सोचिए। देखिए, सबसे जो बाहरी भाग है ये इसका कहलाता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इसके अंदर वाली जो परत है ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। इसके अंदर जो ये पदार्थ भरा हुआ है जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और ये जो इधर की तरफ है इसको कहते हैं हम केंद्रक या न्यूक्लियस। आपको ध्यान होगा हमने हमारी पहली वीडियो में ये बताया था कि जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक कहाँ होता है? बिल्कुल मध्य में होता है। लेकिन पादप कोशिका में ये थोड़ा किनारे की तरफ सटा हुआ होता है। आपको डायग्राम देख के भी पता लगना चाहिए कि ये जंतु कोशिका है या पादप कोशिका। तो जैसे आपने अभी देखा कि इसके अंदर क्या है? सेल वॉल उपस्थित है। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल वॉल होती क्या है। तो ये पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है जो कि इस कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, इसको स्थिरता प्रदान करती है ताकि ये स्थिर बनी रहे, सुरक्षित बनी रहे। अब अगर मैं सेल वॉल के एक गुण की बात करता हूं,
एक गुण की बात करता हूं तो एक इसका गुण होता है जिसे हम कहते हैं पारगम्यता। पारगम्यता, परमेबिलिटी। अब ये पारगम्यता क्या होती है कि पारगम्यता क्या है कि किसी भी झिल्ली से होते हुए पदार्थ के अणुओं का एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से आवागमन करना ही क्या कहलाता है, पारगम्यता कहलाता है। कि इस झिल्ली की पारगम्यता कैसे पता लगेगा कि अगर इसमें से कोई भी विलेय हो या विलायक हो। ध्यान रखना इस बात को, पारगम्यता में कौन कौन होंगे, विलेय प्लस विलायक दोनों। देखो विलायक तो कौन होता है, जो अपने अंदर किसी पदार्थ को घोलता है यानी कि घोलने वाला, और विलेय कौन होता है, जो खुद घुलता है। कि अगर मैं बात करता हूं किसी एक मिश्रण की, कि जैसे मानते हैं आपने शरबत बनाया तो सबसे पहले आपने उसके अंदर पानी डाला, पानी के अंदर आपने चीनी डाली, तो जो चीनी थी वो चीनी तो क्या है यहाँ पर विलेय है, तथा पानी क्या है यहाँ पर विलायक है। ध्यान रहेगा ये तो, कि जो घोलता है वो तो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है, तथा जो घुलता है वो विलेय कहलाता है। तो हम बात कर रहे थे पारगम्यता की। पारगम्यता का मतलब कि जब किसी झिल्ली में से होते हुए अणुओं का, चाहे वो विलेय का अणु हो या विलायक का अणु हो, कोई भी हो सकता है, अगर वो एक तरफ से दूसरी तरफ आवागमन कर पाते हैं तो वो झिल्ली पारगम्य होती है। याद रहेगा, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग फैक्टर है यहाँ का ये, क्योंकि सेल वॉल को निर्जीव कहते हैं, निर्जीव होती है सेल वॉल, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सेल वॉल होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, अपारगम्य या कोई नहीं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि ये निर्जीव है, इसका मतलब ये अपारगम्य होगी। बिल्कुल गलत है वो, ये कैसी होती है, पारगम्य होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करते हैं कि सेल वॉल की, अगर कोशिका भित्ति की हम बात करें तो कोशिका भित्ति होती है वो 4 छोटी परतों से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर भी जो भित्ति है 4 छोटी भित्तियों से मिलकर बनी होती है, पतली भित्तियां होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं, पहले उन्हें देखते हैं। पहली मध्य पटलिका, मिडिल लैमिला। सेकंड है प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वॉल। फिर है द्वितीयक भित्ति, सेकेंडरी वॉल। और फिर है तृतीयक भित्ति या टर्सरी वॉल। यानी जो कोशिका भित्ति होती है वो भी 4 छोटी या बिल्कुल पतली परतों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी हो गई इसके अंदर, एक हो गया मध्य पटलिका या मिडिल लैमिला या मध्य पटलिका। सेकंड है प्राथमिक भित्ति या प्राइमरी वॉल। फिर आता है सेकेंडरी भित्ति या द्वितीयक भित्ति या सेकेंडरी वॉल। फिर आता है तृतीयक भित्ति या टर्सरी वॉल। तो 4 प्रकार की भित्तियों से निर्मित होती है। अब एक एक को देखते हैं। हम बात करते हैं इसकी पहली परत मध्य पटलिका या फिर मिडिल लैमिला। क्या होती है मध्य पटलिका? तो आप सभी को पता होगा कि जब कोशिका विभाजन होता है तो एक कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिकाओं में बदल जाती है, यानी कि एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन जब होता है तो उसी वक्त 2 क्रियाएं होती हैं। अब कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? पहली क्रिया क्या होती है कि वहां पर पहले केंद्रक का विभाजन होता है और दूसरा काम होता है जिसके अंदर कोशिका द्रव का विभाजन। 2 क्रियाएं होती हैं, ध्यान देना। जब कोशिका विभाजन होता है तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है और उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन पादप और जंतु कोशिकाओं में समान रूप से होता है, लेकिन जो कोशिका द्रव का जब विभाजन होता है तो ये पादप और जंतु कोशिकाओं में अलग अलग तरीके से होता है। वो भी आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो हम आगे जाकर जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब बताएंगे इसके बारे में। इसके अंदर एक तो होता है कि जो पादप कोशिका होती है
जो पादप कोशिका होती है उसके मध्य में, जब कोशिका का केंद्रक का विभाजन हो जाता है उसके पश्चात मध्य में, कि अगर हम इसको एक पादप कोशिका मान के चलते हैं तो इसके मध्य में यहां पर एक परत बनती है, यह परत बनती है और यहां पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेट जमा हो जाते हैं। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेट जमा हो जाते हैं, जिस वजह से ये दो परतों में बट जाती है। और ये जो परत बनती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट के जमने से, इसी को क्या नाम दिया जाता है? मध्य पटलिका कहा जाता है। तो जो पहली परत बनती है कोशिका भित्ति की, ये दो कोशिकाओं के मध्य की परत होती है। जब विभाजन होता है उस वक्त इसका निर्माण होता है और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेट के जमने से इसका निर्माण होता है। तो ये याद रहेगा आपको। इसके बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि जो मध्य पटलिका होती है, जब फल पक जाता है उस वक्त मध्य पटलिका है वो गल जाती है, जिसके कारण जो फल है वो कोमल हो जाते हैं, ठीक है, नरम हो जाते हैं। अब अगर मैं इसकी दूसरी परत के बारे में बात करता हूं तो दूसरी परत कौन सी थी इसकी? प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति की अगर बात करते हैं इसकी मध्य पटलिका के बाद में, तो प्राथमिक भित्ति जो आती है मध्य पटलिका से अंदर की तरफ होती है और ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन। आप इनको नोट करते जाना जरूर से कि जो प्राथमिक भित्ति होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है और ये कोमल होती है, यानी कि कठोर नहीं होती है। ये वाली किन किन की बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है। इसके बाद में जब प्राथमिक भित्ति के अंदर की तरफ चलते हैं तो दूसरी भित्ति आती है। उस दूसरी भित्ति को क्या कहते हैं? द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति, ये द्वितीयक भित्ति ये कठोर होती है। यानी प्राथमिक भित्ति तो कैसी थी? कोमल थी, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन की बनी हुई थी। लेकिन जो द्वितीयक भित्ति होती है ये कैसी होती है? कठोर होती है, सुदृढ़ होती है, क्योंकि इस पर लिग्निन प्लस सुबेरिन नामक पदार्थों का जमाव पाया जाता है। इसे नोट करते रहना, बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि नोट करते रहना, आपको याद करने में आसानी रहेगी कि जो द्वितीयक भित्ति होती है उस पर किसका जमाव होता है? लिग्निन तथा सुबेरिन का जमाव होता है। अब सुनो, डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीयक भित्ति बनी होती है तो ऑप्शन में आपको दिखेगा लिग्निन या सुबेरिन, जो भी मिलेगा आप उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देता है, तो वो ये भी कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ द्वितीयक भित्ति में नहीं पाया जाता है, ऐसा बोला, और उसने नाम दिया लिग्निन, सुबेरिन, इसके साथ साथ सेल्यूलोज, ऐसे भी देता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि यहां पर सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन ये दोनों भी पाए जाते हैं, लेकिन थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं। यानी सेल्यूलोज तथा पैक्टिन कम मात्रा में पाए जाते हैं, लिग्निन तथा सुबेरिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी वजह से लिग्निन और सुबेरिन की वजह से ही ये कैसी होती है? कठोर होती है, सुदृढ़ होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक भित्ति। तो अगर बाय द वे कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ द्वितीयक भित्ति में नहीं पाया जाता है और ऑप्शन में देता है कि लिग्निन, सुबेरिन और सेल्यूलोज और इसके साथ हेमीसेल्यूलोज, कोई भी दूसरा पदार्थ देता है, तो आपको याद रखना है कि सेल्यूलोज और पैक्टिन भी इसमें पाए जाते हैं, सिर्फ इनकी मात्रा कम होती है। कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद में जो भित्ति आती है उसको कहते हैं हम तृतीयक भित्ति। उसको क्या कहते हैं हम? तृतीयक भित्ति। ये जो टर्सरी वॉल होती है ये द्वितीयक भित्ति के भीतर होती है, यानी कि लास्ट वाली परत होती है, और
ये प्रत्येक कोशिका में नहीं पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हर कोशिका के अंदर ये पाई जाए, ये जरूरी नहीं है, इसलिए कोई खास इंपॉर्टेंट होती नहीं है ये, क्योंकि ये सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। अब एक बार आप ध्यान से देखना कि मैं बना रहा हूं यहां पर, आपको इसी तरीके से याद रखना है। अब इसको कैसे कि सबसे बाहर मिडिल लैमेला सबसे बाहर होगी, ठीक है। इसके अंदर वाला जो परत होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वॉल होगी या नहीं। इसके अंदर वाली जो परत होगी वो क्या होगी, सेकेंडरी वॉल होगी। और जो सबसे लास्ट में होगी उसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी वॉल कहेंगे। मिडिल लैमेला की अगर मैं बात करता हूं तो ये किससे बनी होती है, कैल्शियम व मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनी होती है। अगर मैं प्राइमरी वॉल की बात करूं तो ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। और सेकेंडरी वॉल की अगर मैं बात करता हूं तो ये किससे बनी होती है, लिग्निन प्लस सुबेरिन। समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये तो किससे बनी होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन से बनी होगी प्राइमरी वॉल, तथा सेकेंडरी वॉल बनी होगी लिग्निन तथा सुबेरिन से। तो यहीं पे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए और अभी याद हो जानी चाहिए ये। तो कोशिका भित्ति की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो 4 प्रकार की परतों से निर्मित होती है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कोशिका भित्ति है इसका कार्य क्या होता है। अब ये कोशिका भित्ति जो पाई जाती है पादप कोशिका में, इसका कार्य क्या क्या होगा। तो सबसे पहला कार्य, अगर मैं इसके कार्य की बात करता हूं तो पहला कार्य क्या होगा, ये कोशिकाओं को क्या देती है, यांत्रिक सहारा देती है। यानी कोशिकाओं को सहारा प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। इसके अलावा सेकंड, प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करती है, ये सुरक्षा करती है कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो कि उनके प्रतिकूल है, उसके अंदर ये उसकी सुरक्षा करती है, कोशिका की सुरक्षा करती है। इसके अलावा एक होता है कि जो पदार्थ हैं, जो भी बाहर की तरफ पदार्थ हैं, उन पदार्थों का परिवहन में भी सहायता करती है। अब ये परिवहन जो होता है, अगर आप याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये छोटे छोटे छिद्र, जो छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, उनको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। और इन्हीं के द्वारा होते हुए पदार्थ एक तरफ से दूसरी तरफ आवागमन करते हैं, आसानी से आवागमन करते रहते हैं। तो इसके कार्य में क्या क्या हो गए कि एक तो ये इसको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी सुरक्षा करेगी कोशिका की, तथा पदार्थों के परिवहन में भी सहायक होती है। और जो परिवहन है वो किसके माध्यम से होता है, छोटे छिद्र, जिनको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। तो कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो ये पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक निर्जीव अंगक है। अगर मैं बात करता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो जैसे कवक की बात करते हैं कि कवक में जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है। तो कवक में ये बनी रहती है पॉलीसेकेराइड, काइटिन या कवक सेलुलोज की। कवक सेलुलोज की बनी होती है। कवक में किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड काइटिन की बनी होगी या कवक सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाओं में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, यह आपने देख लिया है। अगर मैं बात करता हूं शैवाल की, कि शैवाल में किसकी बनी होती है, तो शैवाल में यह होती है ग्लाइको प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड की। ग्लाइकोप्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड
सैकेराइड की बनी होती है। तो आप ये इसको भी याद रख रहे हैं। तो इसी के साथ जो कोशिका भित्ति है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। और कोशिका भित्ति के अंदर इतना ही है कि ये एक निर्जीव परत है और पादपों की जो कोशिका है उसको सुरक्षा प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है तथा पदार्थों के संवहन में या परिवहन में मददगार होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। इसके अगले जो अंगक हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करें, जो भी हमारी गलतियां हैं उसको भी बताएं, जो आपको अच्छा लगता है उसे भी बताएं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड जय हिंद, जय भारत।